हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स से। टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये टॉपिक आपको समझ में तब आएगा जब इसका आपने बेसिक यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन समझा होगा। तो ये लेक्चर देखने से पहले प्लीज़ एक बार बेसिक लेक्चर पार्ट 1 इसका जरूर समझ लें, फिर ये समझना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम बात करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। ये क्वेश्चन आता ही आता है +1 में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 100% चांसेस आप लगाकर चलो कि आएगा ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक बातें आपको बताता हूं, फिर इस लॉ के ऊपर हम बात करेंगे। बेसिक बात समझनी है आपने। हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि प्रोडक्शन के लिए दो फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट टर्म में। वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज वेरिएबल। फिक्स फैक्टर जो कि चेंज नहीं होता है, वेरिएबल फैक्टर जिसको हम शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज टू बी मेरे पास एक मशीन है और जिसकी वर्किंग कैपेसिटी 20 आवर्स रख लेते हैं, 20 आवर्स इसकी वर्किंग कैपेसिटी है। दैट मीन्स ये मशीन कितनी देर ऑपरेट कर सकती है, 20 आवर्स। तो वर्किंग कैपेसिटी आ गई हमारे पास 20 आवर्स। अब एज अ प्रोड्यूसर ने क्या किया हुआ है, इस मशीन के ऊपर एक लेबर लगाया हुआ है जिसकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, 8 आवर्स की। मतलब कि 20 घंटे हमारी मशीन चल सकती है, बट लेबर कितनी देर काम कर रहा है, 8 आवर्स। हमने एक लेबर जब लगाया तो हमारी मशीन ने 8 घंटे काम किया और 12 आवर्स क्या हो गया, फिर हमारी मशीन आइडल। अगले 12 घंटे हमारी मशीन क्या रहेगी, आइडल रहेगी। अब प्रोड्यूसर ने क्या देखा, यार 12 घंटे मेरी मशीन फ्री पड़ी है, क्यों ना मैं एक लेबर और लगा दूं, और जब एक लेबर और लगाऊंगा तो वो 8 घंटे और काम करेगी। तो अब मेरी प्रोडक्टिविटी पर क्या इंपैक्ट आएगा, पहले मशीन 8 घंटे चल रही थी, अब मशीन 16 घंटे चलेगी, तो मेरी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और पर पर्सन प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। बट स्टिल अभी भी हमारी मशीन आइडल पड़ी है, कितनी देर, 4 आवर्स के लिए। तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, एक लेबर और लगा ली पार्ट टाइम 4 घंटे के लिए। अब मेरी मशीन फुली यूटिलाइज होगी, आइडल टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा मशीन का। तो ऐसे में होगा क्या, मेरी प्रोडक्टिविटी पहले से भी बढ़ जाएगी। तो प्रोड्यूसर क्या देख रहा है, जैसे जैसे वो लेबर यानी कि वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इनिशियल स्टेजेस पर ऐसा होता है जब हमारा फिक्स फैक्टर फुली यूटिलाइज नहीं होता है, तो जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की डोजेस को हम बढ़ाएंगे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाएगी। अब प्रोड्यूसर ने क्या देखा कि यार जैसे जैसे लेबर बढ़ाई मशीन फुल यूटिलाइज होगी और मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उसने क्या किया, इस लेबर को कहता है भाई तू 4 घंटे नहीं, तू 8 घंटे काम करेगा। पर वो ये भूल गया कि जो मशीन की वर्किंग कैपेसिटी थी वो कितनी थी, सिर्फ 20 आवर्स की। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा ये, मशीन को जब हम एक्सेस यूज करेंगे तो मशीन में होगा वियर एंड टीयर। बड़े अच्छे से जानते होंगे आप सभी लोग वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब मशीन में होगी टूट फूट, यानी कि आपका फिक्स फैक्टर एक्सेसिव यूटिलाइज होने लगेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी ना या तो इंक्रीज होगी कम रेट से, या एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपकी प्रोडक्टिविटी स्टॉप, बढ़ना बंद हो जाएगी, जितना पहले प्रोडक्शन हो रहा था उतना ही हो रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि टोटल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने लग जाए। क्यों, क्योंकि भाई फिक्स फैक्टर की अपनी एक लिमिट है। ये मशीन 20 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम नहीं कर सकती। आप उससे 25 घंटे 24 घंटे से ज़्यादा काम करवाएंगे तो क्या होगा, तो मशीन में वियर एंड टियर, प्रोडक्टिविटी का कम होना लाजमी। तो इसी पूरे कंसेप्ट को जो मैंने आपको समझाया, यही हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। अब हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम क्या क्या लिखेंगे इसमें। हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। बहुत सिंपल आपको समझाता हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, जब हम फिक्स फैक्टर के साथ अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, तो होता क्या है, इनिशियली हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होने लगेगा। जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से आपका टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, और वो भी एट इंक्रीजिंग रेट। किस रेट से इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग रेट, मतलब बढ़ते हुए रेट से इंक्रीज होगा। फिर हम क्या करेंगे, और वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होने लगेगा,
डिक्रीज होने लगेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट होता है बट टीपी स्टिल इंक्रीजेस, टीपी अभी भी आपका इंक्रीज हो रहा होगा, किस रेट पर, अब डिक्रीजिंग रेट पर स्टार्ट हो जाएगा, होगा इंक्रीज बट डिक्रीजिंग रेट से। फिर और ज्यादा वेरिएबल फैक्टर जब लगाएंगे हम तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हो सकता है जीरो हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए। ऐसी सिचुएशन में हमारा टीपी भी डिक्रीज होने लगेगा। यही हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। तो टेक्निकल डेफिनेशन समझते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट other things remaining constant as we combine more and more variable factor along fixed factor, जैसे ही हम वेरिएबल फैक्टर की डोजेस को बढ़ाएंगे फिक्स फैक्टर के साथ, इनिशियली हमारा एमपी इंक्रीज होगा, स्टार्टिंग में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट अ स्टेज मस्ट अल्टीमेटली कम्स व्हेन एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग। लेबर बढ़ाने के साथ साथ स्टार्टिंग में एमपी इंक्रीज हुआ, फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपका एमपी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। इट मे बिकम जीरो और इवन नेगेटिव, हमारा एमपी जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यही है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, इनिशियली when we combine more variable factor with fixed factor, initially marginal product increases, कि भाई स्टार्टिंग में तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। डिक्रीज होते होते हो सकता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाए या फिर वो नेगेटिव भी हो जाए। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और क्लैरिटी के लिए इसका क्या करेंगे, हम अब टेबल और डायग्राम समझते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा हमें। लो जी, तो ये आ गया टेबल। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ टेबल याद करने का, टेबल आपको याद हो जाएगा। देखो, हमने पिछले लेक्चर में टीपी से एमपी निकालना सीखा हुआ है, एमपी से टीपी निकालना सीखा हुआ है। अब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए टेबल बनाएंगे एज पर दी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या बताया, इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, तो मैंने क्या किया, ये मार्जिनल प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दिया स्टार्टिंग में, इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस। उसके बाद क्या बोला डेफिनेशन में, a stage must ultimately comes when MP starts decreasing, MP डिक्रीज होने लग गया, और उसके बाद it may become zero और even negative। तो मैंने उसी ऑर्डर में टेबल बनाया, इनिशियली MP starts increasing, तो 2 3 4 स्टार्टिंग में मैंने MP को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। फिर कहता है a stage must ultimately come when MP starts falling, तो ये देखो MP को मैंने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, 3 2 1, इट मे बिकम जीरो, जीरो कर दिया, इट मे बिकम माइनस नेगेटिव, तो नेगेटिव कर दिया। तो सिंपल 2 3 4 3 2 1 0 -1, अपने आप आपका टेबल तैयार हो जाएगा। अब एमपी निकाल लिया तो एमपी से टीपी निकाल सकते हैं। कैसे भाई, एमपी को बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दो। फर्स्ट पर कॉमन ले लो 2, 2 + 3 कितना आ गया 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 + 0 15, 15 - 1 14। अल्टीमेटली आपका टीपी अपने आप डिराइव हो जाएगा। नाउ अब इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कैसे लगाना है ये देखते हैं जरा। ये फर्स्ट स्टेज यहां तक देखो, इनिशियली एमपी इंक्रीजेस, दिस इज योर फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, एमपी इंक्रीज और टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट। फर्स्ट स्टेज में देखो एमपी 2 3 4, टीपी पर इंपैक्ट देखो 2 से 5 कितना इंक्रीज हुआ 3, देन 5 to 9 कितना इंक्रीज हुआ 4, तो पहले 3 इंक्रीज हुआ फिर 4 इंक्रीज हो गया, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रेट। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेज में क्या देखा हमने, एमपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इस स्टेज को बोलते हैं हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं हम, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। देन अब यहां से हमारी सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी यहां तक। सेकंड स्टेज में क्या होगा, हमारा एमपी डिक्रीज होने लगेगा। देखो 4 के बाद 3 2 1, तो सेकंड स्टेज में क्या हुआ, एमपी डिक्रीज हो रहा है बट टीपी स्टिल इंक्रीजेस। अब यहां पर टीपी जो इंक्रीज हो रहा है वो डिमिनिशिंग रेट पर हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट, और इसीलिए इसको डिमिनिशिंग रिटर्न बोलेंगे।
डिमिनिशिंग रेट पर टीपी। देखो यहाँ से क्या हुआ 5 4 to 3 to 2 to 1 एमपी मेरा डिक्रीज हो गया। नाउ टीपी 9 to 12 कितना इंक्रीज हुआ 3, इससे पहले 4 इंक्रीज हुआ था। 12 to 14 कितना इंक्रीज हुआ 2, देन 14 to 15 कितना इंक्रीज हुआ 1। तो इस स्टेज में हमारा एमपी डिक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट। तो सेकंड स्टेज को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न बोलेंगे। अब मेरे पास जगह नहीं है, आप समझ जाइए डिमिनिशिंग रिटर्न। अच्छा, दिस इज थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में एमपी हमारा 0 या फिर क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इस स्टेज में टीपी हमारा फॉल होना शुरू कर देगा। थर्ड स्टेज में एमपी नेगेटिव और टीपी फॉल करना शुरू कर देगा, इसलिए इसको नेगेटिव रिटर्न बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव रिटर्न्स। लुक एट हियर, ये रहा आपका एमपी 1 से 0 हुआ, 0 से -1, और टीपी में देखो 15 से 15 कांस्टेंट रह गया, देन उसके बाद 15 से 14 आपका टीपी डिक्रीज होना शुरू हो गया। एक रिलेशन और याद रखना है हमने, वेयर एमपी इज 0, वेयर एमपी इज 0 टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। टीपी देखो इस टेबल में यहाँ पर मैक्सिमम भी है और कांस्टेंट भी है 15 पर, तो एक रिलेशन ये भी याद रखना है, व्हेन एमपी इज 0 टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। तो यहां से हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ा। पहली स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न, जब तक आपका एमपी इंक्रीज हो रहा है टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। सेकंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है, एमपी डिक्रीज हो रहा है टीपी स्टिल इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। थर्ड स्टेज एमपी 0 या फिर नेगेटिव, इसको नेगेटिव रिटर्न बोलेंगे, यहां पर आपका टीपी फॉल होना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया इसका टेबल, एक्सप्लेनेशन साथ में हो गई। अब हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हम फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप ये पिछले टेबल के पॉइंट्स लेकर भी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो डायग्राम में 2 कर्व्स बनाने हैं हमने, एक हमें टीपी कर्व बनाना है, दूसरा हमने इसमें एमपी कर्व बनाना है। मैं दोनों एक साथ बना देता हूं। ऊपर टीपी कर्व, नीचे वेरिएबल फैक्टर यानी कि हम लेबर को लेकर चलते हैं। इसके बिल्कुल ठीक नीचे कॉरस्पॉन्डिंग में हमने क्या बनाना है, एमपी कर्व बनाना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी का। नीचे लेबर, टीपी कर्व अगर आप उन पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे तो आपका टीपी कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, इन्वर्टेड यू शेप बोलते हैं इसको। हमने क्या करना है, जहां पर हमारा टीपी मैक्सिमम है वहां से एक डॉटेड लाइन नीचे को ड्रॉ कर लेनी है। अभी पीछे एक हम रिलेशन पढ़ के आए हैं, वेयर टीपी इज मैक्सिमम एमपी इज 0, और एमपी क्या था, इनिशियली इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद क्या होने लग गया, डिक्रीज। तो जब आप एमपी कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, लाइक दिस। ये आपका एमपी कर्व हो गया, और जहां पर एमपी मैक्सिमम है फर्स्ट स्टेज वहीं पर खत्म होती है, तो एक डॉटेड लाइन यहां से भी ड्रॉ कर लेनी हमने। फर्स्ट स्टेज कहां पर खत्म करी हमने, यहां पर, इसको पॉइंट के दे देते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेज वेयर एमपी इज मैक्सिमम, इसको के डैश दे देते हैं, यहां पर एम दे देते हैं, यहां पर एन पॉइंट दे देते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया, दिस इज फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज का मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब एमपी जब डिक्रीज होना शुरू होता है तो वहां से स्टार्ट हो जाती है हमारी सेकंड स्टेज, एंड जब एमपी 0 के बाद नेगेटिव हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम थर्ड स्टेज। ये डायग्राम बनेगा। आप इसको पॉइंट्स प्लॉट कर कर पिछले टेबल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कर्व याद रखना है। टीपी इन्वर्टेड यू शेप होता है, देन उसके बाद एमपी भी इसी तरीके से बनेगा, स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है फिर फॉल होता है, देन एक जगह पर 0 और नेगेटिव हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज कहाँ पर खत्म होगी, फर्स्ट स्टेज वहां खत्म होती है जहां पर आपका एमपी मैक्सिमम हो। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, हेयर एमपी इज मैक्सिमम, यहाँ से डॉटेड लाइन ऊपर ड्रॉ कर दी, जहां पर कट कर जाए ये पूरी की पूरी फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकेंड स्टेज कहाँ खत्म करनी है, वेयर एमपी इज 0, एमपी 0 और टीपी मैक्सिमम, तो यहाँ पर हमारी सेकंड स्टेज खत्म हो जाएगी। एंड थर्ड स्टेज एमपी 0 के बाद जब नेगेटिव हो जाएगा तो थर्ड स्टेज लग जाएगी, नेगेटिव रिटर्न्स की हो जाएगी। तो कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे होगा, आपको पहले डेफिनेशन बतानी है, फिर टेबल बताना है, फिर डायग्राम बताना है और इनको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद
ये 3 स्टेजेस के बारे में बताया जो बार बार मैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज बता रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेज इज इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न में एमपी इंक्रीज, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। सेकंड स्टेज में एमपी डिक्रीज होता है, टीपी इंक्रीज होगा एट डिमिनिशिंग रेट, तो डिमिनिशिंग रिटर्न। थर्ड स्टेज में आपका एमपी नेगेटिव हो जाता है, तो एमपी नेगेटिव होने की वजह से टीपी फॉल होने लगता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न। तो 3 स्टेजेस ये हो गई हमारी। देन उसके बाद हमने बतानी है इसकी अजम्पशंस। इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि आप उसके अजम्पशंस ना बताओ। तो अजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अदरवाइज नंबर कट जाते हैं। पहली अजम्पशन, ओनली वन फैक्टर इज मेड वेरिएबल एंड अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। हमने 2 चीजें ली हैं, लैंड एंड लेबर। तो लैंड को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट, लेबर को रखा है हमने वेरिएबल। देन सेकंड, ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वल एफिशिएंसी, मतलब जितने भी हमने वेरिएबल फैक्टर डाले हैं दे आर ऑल इक्वली एफिशिएंट, सारे के सारे क्या हैं, होमोजीनियस हैं। देन थर्ड, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। ये लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं होगा अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी कॉजेस फेलियर ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये था हमारा पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बॉक्स में आकर बता सकते हैं। होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा या वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।